हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 7th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का चैप्टर 10 का अगला पार्ट देखने जाने वाले हैं। हमने जो है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन के में जो है पहले पार्ट में हमने जो है मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति के बारे में ध्यान से पढ़ा था। ठीक है, हमने जो है किस प्रकार नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ इसके बारे में बात की थी। हमने नए राज्यों के उदय के बारे में बात की थी। पुराने मुगल प्रांतों के बारे में भी हमने बात की थी, डिटेल वे में स्टडी की थी। ठीक है, और आज हम बात करेंगे ना राजपूतों, मराठों, इनके बारे में, जाटों के बारे में। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं राजपूतों की वतन जागीरी। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा वतन जागीरी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कार्यकाल के समय में ना मनसबदारों के मरने पर उसकी संपत्ति जो होती थी वो जब्त कर लिया जाता था। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो मनसबदार का पद होता था ना वो अनुवांशिक नहीं था, यानी कि मनसबदारों की जागीरें जो होती थी एक प्रांत से दूसरे प्रांत में स्थानांतरित कर दी जाती थी। ठीक है, और ऐसे जागीरों को ना वतन जागीर कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? वतन जागीर। देखिए, बहुत से राजपूत घराने, अगर विशेषकर मैं बात करूं तो अंबर और जोधपुर के राजघराने जो होते थे ना वो मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। अब बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर ना पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। स्वायत्तता यानी कि हम जो कोई काम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कोई पाबंदी न लगाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारी आज़ादी रहे कि हम ये करना चाहते हैं हम अपने मन से कर लिए, तो ये होती है स्वायत्तता। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब 18वीं शताब्दी में ये जो शासक थे इन्होंने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए जो है अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। तो जोधपुर के राजा उस समय थे अजीत सिंह। ठीक है, तो अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटी राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। अब इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने ना गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों में सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। उस समय थे बादशाह जहांदार शाह। तो बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का ना नवीकरण कर दिया गया। ठीक है, कर दिया, और उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस में शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिशें की। जोधपुर राजघराने ने क्या किया? जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अगर मैं अंबर की बात करूं तो अंबर ने भी जो है बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने क्या किया कि जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की, और उसे क्या किए ना कि 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक से जो है राजस्थान में मराठों के अभियानों ने जो है ना ये रजवाड़े पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि उनका अपना विस्तार जो है आगे होने से रुक गया। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको किले दिख रहे होंगे। ठीक है, तो कई राजपूत सरदारों ने ना पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए जो कि सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ जो है ये भव्य संरचना में नगर, महलें, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण संरचनाएं और अन्य इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ का ये किला है जो कि राजस्थान में है। तो चित्तौड़गढ़ के किले में तालाब, कुंडी, कुएं, बावली जैसे कई जल निकाय भी थे। जयपुर के अगर राजा जयसिंह की मैं बात करूं तो 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन किया गया है कि राजा जयसिंह जो थे ना वो अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे, 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। ठीक है, और उनके पास ना विशाल सेना, तोपखाना, भारी मात्रा में धन संपदा थी, और उनका प्रभाव जो था ना दिल्ली से लेकर नर्मदा तक फैला हुआ था। ये देखिए, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये आम्बेर के शासक सवाई जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं में जो है वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण जो है वो रखे गए हैं। चलिए
ये तो थी राजपूतों की जागीरदारी की बात। अब बात करते हैं आज़ादी हासिल करना यानी कि सिख। हमने अध्याय 8 में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है कि सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे क्या हुआ? इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य का निर्माण जो है उसको बढ़ावा मिला। आइए थोड़ा सा यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है बॉक्स में, ये भी देख लेते हैं कि खालसा से क्या अभिप्राय है। क्या आपको याद है कि इसके बारे में आपने अध्याय 8 में पढ़ा है? बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है। खालसा का शाब्दिक अर्थ होता है शुद्ध। क्या होता है? शुद्ध। तो खालसा पंथ के संस्थापक जो थे वे थे गुरु गोविंद सिंह, यानी कि विक्रम संवत 1756 में वैसाख के प्रथम दिन आनंदपुर में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया था और उसी समय खालसा पंथ का गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने ना 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। देखिए, ठीक है। और क्या हुआ? खालसा पंथ की स्थापना बेसिकली 1756 में हुई है, लेकिन उसकी शुरुआत जो है 1699 में ही हो गई थी। और स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात, खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात जो है राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ जो है लड़ी। ठीक है। 1708 में देखिए कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने जो है मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के जो गढ़कर है ना, अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया। ठीक है, कैद कर लिया गया और उसे जो है 1716 में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था ना कि कई योग्य नेता थे, बहुत सारे सिखों में बहुत सारे योग्य नेता थे। तो योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने क्या किया? अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में गठित किया। और ये जो जत्थे और मिसले, इनकी जो संयुक्त सेनाएं थी ना, वे जो है दल खालसा कहलाती थी। अब उन दिनों क्या हुआ था कि दल खालसा जो है बैसाखी और दिवाली के पर्वों में अमृतसर में मिलता था और इनकी बैठकों में ना वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें जो है गुरमत्ता यानी कि गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके जो है अंतर्गत किसान जो थे ना, उनकी उपज का 20% जो है टैक्स के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया कि खालसा को प्रेरित किया था। क्या किया था? खालसा को प्रेरित किया था, जिससे क्या हो, शासन जो है उनके भाग्य में है, यानी कि राज करेगा खालसा। ठीक है। तो अपने सुनियोजित संगठन के कारण ना खालसा जो था पहले मुगल सूबेदार के खिलाफ और फिर जो है अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने ना मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया। खालसा ने क्या किया कि 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा कर दी। अब इसमें एक बात ये महत्वपूर्ण थी कि सिक्के पर जो उत्कीर्ण शब्द थे ना, वे वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं। तो 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में ये कहेंगे हम कि सिख इलाके जो थे वे सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे, यानी कि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे और इनमें से ना एक शासक था महाराजा रणजीत सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम की और 1799 में लाहौर की अपनी राजधानी जो है वो बनाई। यहीं पे बात करते हैं हम मराठा साम्राज्य की। मराठा भी उस समय बहुत ज़्यादा शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य के रूप में उभर रहा था। ठीक है। और जो कि मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। इसका सर्वोच्च उदाहरण है शिवाजी। शिवाजी ने डट कर मुकाबला किया मुगलों का। ठीक है। और शिवाजी ना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा थे। परिवारों में जो है यानी कि देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना इन्होंने की, जिसे कि हम मराठा साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तो बहुत ज़्यादा गतिशील कृषक और पशुचारक कुनबी, यानी कि ठीक है, कुनबी जो है एक जो है महकमा होता है। ठीक है। और मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। ठीक है। और शिवाजी ने ना प्रायद्वीप के मुगलों को चुनौती देने के लिए इन सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात जो है मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो कि क्या करते थे कि शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री, ठीक है, तो पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे
हैं। पुणे जो था मराठा राज्य की राजधानी बन गया था। ठीक है, पेशवाओं की देखरेख में ना मराठों ने एक बहुत ज्यादा सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया और उनकी सफलता का रहस्य ये था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से ना टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से जो है ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। साइड की चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसे भी देख लेते हैं। देखिए 17वीं शताब्दी के अंत तक जो है दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिसे अंततः किसको क्या कहा गया, मराठा साम्राज्य। और मराठा साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय जो है शिवाजी को जाता है। शिवाजी का जन्म जो है 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी जो थे ना वे कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर जो है कब्जे ने उन्हें मवाला पठारों पर अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने जो है उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। ठीक है, बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने ना उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। ठीक है, वे अपने विरोधियों के खिलाफ ना गोरिल्ला वॉर करते थे। ठीक है, गोरिल्ला युद्ध कला का जो है वो प्रयोग करते थे। आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं गोरिल्ला युद्ध के बारे में। देखिए गोरिल्ला जो शब्द है ना वो छापा मार से निकला है। ठीक है, किससे जो है निकला है ये छापा मार से, यानी कि ये एक लघु युद्ध होता है। मोटे तौर पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो छापा मार युद्ध होता है ना ये अर्ध सैनिकों की टुकड़ियों और अनियमित सैनिकों द्वारा जो है शत्रु सेना के पीछे या फिर कह लीजिए कि पार्श्व में खड़े जो है आक्रमण करके लड़े जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। साधारण युद्धों से ये जो थोड़ा सा है हटके होते हैं, छापामार इसीलिए कहा जाता है इसे। ठीक है, और छापामार इसमें जो है ना ये इसमें जो है कौन सी नीति अपनाई जाती है, मारो और भाग जाओ। यानी कि ये अचानक आक्रमण करते हैं और फिर अदृश्य हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते और थोड़ी दूर पर ही प्रकट हो जाते हैं। वे अपने पास जो है बहुत कम सामान रखते हैं, उनके लिए कोई नियंत्रण करता भी नहीं रहता और इनकी क्रियाशीलता में बाधा नहीं पड़ती। ये चीज़ ध्यान रखना आपको, ये होता है गोरिल्ला युद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथ और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव जो है वो रखी। चौथ क्या होता है ये भी जान लीजिए। देखिए जमींदारों द्वारा ना वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% यानी कि 1/4 भाग हुआ। ठीक है, तो 25% जो है यानी कि 25 चौको 100 होता है, तो 25% जो है वसूले जाने वाला भू राजस्व जो होता है वो चौथ होता है। सरदेशमुखी क्या होता है, दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% जो होता है वो सरदेशमुख होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का ना काफ़ी विस्तार हुआ। उसने धीरे धीरे और काफ़ी सफलता पूर्वक जो है मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई, नुकसान पहुंचाया। तो 1720 के दशक तक ना मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक में अगर मैं आपको बताऊं तो जो है नरेश थे, राजा थे मराठा के राजा को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। और साथ ही साथ ये हुआ ना कि इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। चौथ और सरदेशमुखी का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं ना और तेज बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान, पंजाब, पूर्व में बंगाल, उड़ीसा और दक्षिण में जो है कर्नाटक, तमिल और तेलुगु प्रदेशों तक फैल गए। ठीक है, और इन क्षेत्रों को ना औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर जो है मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार जरूर किया गया और उनके तरीकों के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। ठीक है, साम्राज्य के इस विस्तार से ना उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया। ठीक है, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। तो मराठों के सैन्य अभियानों के कारण जो अन्य शासक थे वे भी उनके खिलाफ हो गए। इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये हुआ कि मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली।
अगर अंतहीन सैन्य जो है अभियानों के साथ साथ मराठों ने ना एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। ठीक है, और जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता तो मराठों का शासन जो है सुरक्षित हो जाता था। तो वहाँ जो है स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि वहाँ की जो भी परिस्थितियाँ उनको ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे जो है भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है, और व्यापार को फिर से जीवित किया गया, यानी कि पुनर्जीवित किया गया। ठीक है, इससे जो है सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे जो मराठा सरदार हुए करते थे उनको शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने ना उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास और समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर जो था वो होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। उज्जैन किसके? सिंधिया और उज्जैन जो है सिंधिया और इंदौर जो है वो होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ठीक है, और ये शहर जो थे ना हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में तो कार्य कर ही रहे थे। ठीक है, तो मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी क्षेत्र में चंदेरी के रेशम जो है ना बहुत फेमस है। तो चंदेरी के क्षेत्र में जो उत्पादित रेशम था ना, रेशम वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर जो है पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब क्या हुआ, अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे, नागपुर को और पूर्व में लखनऊ और इलाहाबाद को भी जो है वो शामिल कर लिया था। ये तो थी मराठों की बात। अब आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं जाटों की। तो अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दों में जो है अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन, ध्यान रखेंगे, चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1680 के दशक तक जो है आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच जो है क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः अगर हम ये कहें कि कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक भी बन गए थे। तो जाट जो थे ना वे समृद्ध कृषक थे, समृद्ध किसान थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया ना, आक्रमण बोलकर जो है उसे लौटा, तो जो है दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने ना भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास जो है 30,000 सैनिक थे और उसने जो है 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सब के बलबूते जो है वह मुगलों से लड़ा। और देखिए, जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया था ना, वहीं दींग एक प्लेस का नाम है, स्थान का नाम है। तो दींग में जाटों ने जो है अंबर और आगरा की शैलियों में समन्वय करते हुए वहाँ जो है एक विशाल बाग महल बनवाया। ठीक है, और शाही वास्तुकला से ना जिन रूपों की पहली बार शाहजहां युग में जोड़ा गया था, दींग की इमारतें उन्हीं रूप के नमूने पर बनाई गई। हम जो है अध्याय 5 और 9 दोनों में हम इस चित्र को देख चुके हैं। नहीं देखे हो तो आप चित्र नंबर 12 को जरूर देखें। आइए अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। मेल बैठाना है। सूबेदार, तो ये जो है प्रांतीय सूबेदार। फौजदार, एक मुगल सैन्य कमांडर। इजारादार, ये कौन होते थे? एक राजस्व कृषक होते थे। ठीक है। मिस्ल कौन होते थे? सिख योद्धाओं का समूह। चौथ कौन होता था? मराठों द्वारा लगाया गया कर। कुणबी कौन था? कुणबी जो है मराठा कृषक योद्धा थे। और उमरा कौन थे? उच्च अभिजात। कौन थे? उच्च अभिजात। खाली स्थान अब भरना है। औरंगजेब ने डैश में एक लंबी लड़ाई लड़ी, तो कहाँ लड़ी? दक्कन। ठीक है। अगला है उमरा और जागीरदार मुगल डैश के शक्तिशाली अंग थे, तो किसके अंग थे? साम्राज्य के ही थे ना। अगला है आसफ जहां ने हैदराबाद राज्य की स्थापना डैश में की, तो कब की? 18वीं शताब्दी में। अगला है अवध राज्य का संस्थापक डैश था, तो कौन था? सआदत खां।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सही गलत बताना है। तो पहला है नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया। तो क्या बंगाल पे आक्रमण किया? नहीं ना भाई, दिल्ली में किया था ना। अगला है सवाई राजा जयसिंह इंदौर का शासक था। नहीं भाई, ये भी गलत है। अगला है गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। तो ये बिल्कुल सही है। अगला है पुणे 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी बना। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है। क्वेश्चन अगला है कि सादत खां के पास कौन कौन से पद थे। तो सबसे पहला तो सूबेदारी था, दूसरा फौजदारी पद था, और तीसरा जो है वो दीवानी पद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश क्यों की। तो देखिए, अवध और बंगाल के नवाबों ने ना जागीरदारी प्रथा को निम्न कारणों से हटाने की कोशिश की। सबसे पहला कारण ये है कि दोनों नवाब जो थे मुगल शासन के प्रभाव को कम करना चाहते थे। दूसरा कारण राजस्व के पुनर्निर्धारण के लिए, कि फिर से निर्धारण हो राजस्व का। ठीक है। और तीसरी चीज अपने विश्वास के लोग थे, विश्वस्त लोग, इनकी नियुक्ति करने के लिए। चौथी चीज जमींदारों द्वारा जो है की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए। ये रीजन थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में सिखों को किस प्रकार संगठित किया गया। तो 18वीं शताब्दी में ना कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में तब्दील किया। ठीक है। और ये जो जत्थे और मिसल थे ना, इनको संयुक्त रूप से, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि दल खालसा कहते थे। और उन दिनों ये जो दल खालसा होता था ना, बैसाखी और दिवाली के पर्वों में जो है अमृतसर में मिलता था। और इन बैठकों से जो है वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें कहते थे गुरमत्ता, यानी कि गुरु के प्रस्ताव। ठीक है। तो सिखों ने ना राखी व्यवस्था भी स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मराठा शासक दक्कन के पार विस्तार क्यों करना चाहते थे। इसके पीछे कई कारण थे। सबसे पहले अगर मैं कारण की बात करूं तो मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। दूसरा, एक बड़े क्षेत्र पर शासन स्थापित करने के लिए। तीसरा, उत्तरी मैदानी भागों के उपजाऊ क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। और चौथा जो है अधिक से अधिक क्षेत्रों से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आसफ जहां ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या नीतियां अपनाई। सबसे पहली नीति तो आसफ जहां ने ये अपनाई कि अपने लिए कुशल सैनिकों और प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया। दूसरा, उसने जो था ना, उसने मनसबदार नियुक्त किए और इन्हें जो है जागीरें प्रदान की। तीसरा, हैदराबाद राज्य जो है पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने के लिए भी कूटनीति का सहारा लिया। अगला क्वेश्चन है क्या आपके विचार से आज महाजन और बैंकर उसी तरह प्रभाव रखते हैं जैसा कि वह 18वीं शताब्दी में रखा करते थे। तो देखिए, प्रभाव तो रखते हैं। ठीक है। अब अगर मैं इसके पीछे लॉजिक बताऊं, जैसे देखिए, आज महाजन और बैंकर जो है जिस तरह काम कर रहे हैं, पहले क्या वैसे होते थे? नहीं होते थे। क्योंकि आज देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि राज्य जो है ऋण प्राप्त करने के लिए स्थायी सेठ, साहूकारों, महाजनों पर निर्भर रहता था। आज क्या निर्भर है? नहीं है। दूसरा, साहूकार, महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे, बदले में बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे। क्या आज ऐसा होता है? नहीं होता। साहूकार, महाजन जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को भी प्रभावित करने लगे थे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए, यहीं समाप्त हो रहा है ये वीडियो और आज खत्म होती है क्लास 7th की हिस्ट्री। इसके बाद हम जो है क्लास 8th की हिस्ट्री पढ़ ही चुके हैं, क्लास 9th की हिस्ट्री पढ़ ही चुके हैं। गाइज, आपने विजिट ना किया हो तो ज़रूर चैनल पर विजिट करिए और सारे जो है वीडियोस देखिए। आई होप आपको सभी वीडियो बेनिफिशियल होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होंगे और सारे क्वेश्चन और जो है पुस्तकें मैंने अपने तरीके से जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई है। अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। और अब हम आगे बढ़ेंगे क्लास 10th की हिस्ट्री की ओर। ठीक है, तो चलिए यहीं समाप्त करती हूँ इस वीडियो को।
गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।